Hello class, so now we are going to start our next chapter, that is your NSDL, National Securities Depository Limited, starting with the introduction of NSDL. Now अब हमारे इंडिया में दो मेन डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट्स हैं, दैट इज़ योर NSDL एंड वन इज़ योर CDSL. NSDL is National Securities Depository Limited and CDSL is your Central Depository Services Limited. अब ये जो डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट्स हैं ये क्यों बनाई गई? ताकि हम अपनी कैपिटल मार्केट को मैनेज कर सकें और जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं सेकेंडरी मार्केट में, उन सब सिक्योरिटीज़ को प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट में उन सब सिक्योरिटीज़ को डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जाए. डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म मीन्स उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जाए. इसलिए ये दो मेन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बनाई गई थी. अब जो NSDL है वो एक लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है इंडिया की. सबसे बड़ी और लार्जेस्ट डिपॉजिटरी कौन सी है? दैट इज़ योर NSDL. इसको कब बनाया गया था? इन ईयर 1996 अगस्त में इसको बनाया गया था. इसका हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में. अब ये क्या है? एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली बनी है. इट हैंडल्स मोस्ट ऑफ द सिक्योरिटीज़ हेल्ड एंड सेटल्ड. इनका मेन काम क्या होता है कि सिक्योरिटीज़ को संभालना, उनको चेक करना और उनको डीमटेरियलाइज फॉर्म में ट्रांसफ़र करना. अर्लियर पहले जो सेटलमेंट्स होती थी वो पेपर बेस्ड होती थी, बट पेपर बेस्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी. जैसे हमारे कुछ एक इन्वेस्टर्स हैं, कुछ एक ऐसे रिमोट एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर डिलीवरीज नहीं होती थी. अगर हमने उनको सिक्योरिटीज़ का जो सर्टिफिकेट होता है, अगर उनको वो ट्रांसफ़र करना है उनकी ऑनरशिप सर्टिफिकेट को, तो वो एक ऐसे एरियाज़ में रहते थे जहाँ पर ट्रांसफ़र्स नहीं होते थे या उनको डिलीवरीज नहीं मिलती थी या फिर डिलेड ट्रांसफ़र्स होते थे. तो इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए दो पार्टिसिपेंट्स बनाए गए ताकि हम सारे सिक्योरिटी मार्केट को किस तरीके अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करें, डीमटेरियलाइज फॉर्म में उनके साथ काम किया जाए. देखो, अर्लियर द सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स वॉज पेपर बेस्ड विच कॉज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक बैड डिलीवरी एंड डिलेड ट्रांसफर्स. तो इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए these depositories were established to handle most of the trading and settlement in dematerialized form for economic development of the country. तो ये पेपर बेस्ड की प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए इनको ख़त्म करने के लिए, प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए दो डिपॉजिटरीज बनाई गई, NSDL एंड CDSL, ताकि जो भी काम हो रहा है, ट्रेडिंग हो रही है सिक्योरिटी मार्केट में, वो सारे ट्रेडिंग हम अब किस फॉर्म में करें? डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में करें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करें. और इससे हमारी कंट्री की क्या हो रही है? डेवलपमेंट हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है. NSDL uses innovative and flexible technology system and thus support the investors and brokers in the capital market of the country. ये NSDL ने बहुत सारे इनोवेटिव और फ्लेक्सिबल जैसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ बनाई हैं ताकि एक इन्वेस्टर और ब्रोकर्स अपने अकॉर्डिंगली, जो उनको सूट करता है अपने अकॉर्डिंगली, वो सिक्योरिटी मार्केट में, कैपिटल मार्केट में ट्रेडिंग कर सके. बहुत सारे इनोवेटिव और फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी सिस्टम्स बनाए NSDL में. इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये ध्यान रखना कि इन्वेस्टर्स के जो भी वो काम करें वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में करें. इट इंश्योर्स द सेफ्टी एंड साउंडनेस ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट बाय डेवलपिंग सेटलमेंट सॉल्यूशंस. कि जो भी काम करते हैं इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में काम करते हैं, और अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो उनके लिए क्या बनाए गए? सेटलमेंट सॉल्यूशंस बनाए गए ताकि इन्वेस्टर्स की जो भी प्रॉब्लम है वो ईजिली सॉल्व हो सके. तो इससे क्या हुआ? हमारी कैपिटल मार्केट की एफिशिएंसी बढ़ी, रिस्क कम हुआ, कॉस्ट कम आई. कि अब जो पेपर बेस्ड जो हमें पेपर्स तैयार करने पड़ते हैं वो पेपर्स की कॉस्ट कम आई. अब जो काम होता है वो किस फॉर्म में होता है? डीमटेरियलाइज फॉर्म में हो रहा है सिक्योरिटी मार्केट में. तो इससे फ़ायदा किसका हो रहा है? हमारी कंट्री को. हमारी कंट्री की क्या हो रही है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर मैनेजमेंट ऑफ NSDL. अब NSDL को मैनेज कौन करता है? उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं. अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से NSDL के कितने डायरेक्टर्स होते हैं? 5 डायरेक्टर्स होते हैं. उन 5 डायरेक्टर्स में से जो 3 डायरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर्स, एक होता है आपका शेयर होल्डर डायरेक्टर और एक होता है आपका मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर CEO. ये आपको मैनेजमेंट स्ट्रक्चर दिया हुआ है NSDL का, दैट इज़ योर मैनेजिंग डायरेक्टर. उसके अंदर कौन काम करेगा? सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. एंड देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, उसके अंदर IT इंफ्रास्ट्रक्चर एडमिन एंड HR. नेक्स्ट कंप्लायंस, इन्वेस्टर्स सर्विसेज एंड सेक्रेटरिएट. नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स इंटरेस्टेड इन इंस्पेक्शन.
बिजनेस डेवलपमेंट इन प्रोडक्ट्स, इशूअर इंटरफेस एंड रिस्क मैनेजमेंट, लास्ट आता है आपका बिजनेस पार्टनर सिस्टम सपोर्ट एंड इन्वेस्टर एजुकेशन। ये है आपका NSDL का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज योर लीगल फ्रेमवर्क ऑफ NSDL। अब हम इसमें करेंगे कि NSDL किस तरीके से काम करती है, क्या लॉज उनको फॉलो करने पड़ते हैं। अब स्टार्टिंग विद कि एक डिपॉजिटरी एक्ट कब बना था, इन अगस्त 1996 में बना था। अब ये क्यों बनाया गया था NSDL, ताकि हम जो सिक्योरिटीज़ में सेटलमेंट, सिक्योरिटीज़ की जो सेल और परचेज है वो हम डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में कर सकें, इसलिए NSDL बनाया गया। अब ये NSDL क्या क्या काम कर सकती है और किस तरीके से काम कर सकते हैं, दैट इज़ वो है इसका लीगल फ्रेमवर्क। अब जो डिपॉजिटरी एक्ट में जो प्रोविजंस लिखे गए हैं, द प्रोविजन ऑफ डिपॉजिटरी एक्ट एम्पावर्स द NSDL कि हर एक NSDL को क्या बनाने पड़ेंगे, अपने बायलॉज बनाने पड़ेंगे, बिजनेस रूल्स बनाने पड़ेंगे। अब ये जब अपने बायलॉज और बिजनेस रूल्स बनाते हैं, उनको फाइनल करने से पहले उनको किससे अप्रूव करवाना पड़ेगा, सेबी से अप्रूव कराने पड़ेंगे अपने बायलॉज। अब बायलॉज और बिजनेस रूल्स क्या होते हैं, बायलॉज होते हैं कि एक NSDL क्या क्या काम कर सकती है, और उसके बिजनेस रूल्स होते हैं कि वो किस तरीके से काम कर सकती है। अब हर एक NSDL का सबसे पहला काम यही है कि अपने क्या बनाना, अपने बायलॉज बनाना और बिजनेस रूल्स बनाना, सबसे इम्पॉर्टेंट काम है इसका ये। और इसको किससे अप्रूव कराती है, सेबी से अप्रूव कराती है। द फंक्शनिंग ऑफ NSDL इज अंडरटेकन एज पर बाय लॉज, कि जो उन्होंने बाय लॉज में मेंशन किया है सिर्फ वही काम NSDL करेगी। वेयर एज बिजनेस रूल्स आउटलाइंस द ऑपरेशनल प्रोसीजर, कि वो क्या जो काम वो कर रही है वो काम किस तरीके से करेगी, वो किस में लिखा हुआ है, उसके बिजनेस रूल्स में। वेयर एज बिजनेस रूल्स आउटलाइन द ऑपरेशनल प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय NSDL, और उसको कौन फॉलो करेंगे ऑपरेशनल प्रोसीजर, उसके बिजनेस पार्टनर्स। उसी के साथ साथ सेबी रेगुलेशन 2012 में कोड ऑफ कंडक्ट फॉर डायरेक्टर्स एंड कोड ऑफ एथिक्स जो मेंशन किए गए हैं डायरेक्टर्स के लिए, मैनेजमेंट पर्सनल के लिए, NSDL को वो दोनों कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स को क्या करना है, फॉलो करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं उसके बायलॉज से। अब NSDL की क्या क्या बायलॉज होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए और एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए। फर्स्ट है आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस तरीके से बनाए गए हैं, जो प्रोविजंस NSDL ने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करे हैं, उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। अब इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेन काम क्या होता है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन्स को और सिक्योरिटीज़ में जो भी डीलिंग हो रही है उसको ऑर्गेनाइज करना, मेंटेन करना, कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, फैसिलिटेट करना, ये सारा काम किसका होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। तो हम पढ़ेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास क्या क्या पावर्स होती है, व्हाट आर द पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फर्स्ट पावर आती है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे विद डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ वो अपनी पावर्स को एग्जीक्यूटिव कमेटी को, कमेटीज़ को, मैनेजिंग डायरेक्टर्स को या किसी और पर्सन को अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकती है। अगर उसको लगता है कि उसको अपनी पावर्स को डेलीगेट करना चाहिए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये पावर होती है कि वो अपनी जो उनको काम करना है, जो उनके पास पावर्स हैं, वो अपने पावर्स को फर्दर आगे डेलीगेट कर सकती है। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो वो किसी भी टाइम उन पावर्स को कैंसिल कर सकती है, विदड्रॉ कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है। किसी भी टाइम पर वो अपनी पावर्स को जो डेलीगेट करी है उसने पावर्स को, वो उन पावर्स को कैंसिल, विदड्रॉ और ऑल्टर कर सकती है। और क्या पावर्स होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो एग्जीक्यूटिव कमेटी को टाइम टू टाइम डायरेक्टिव्स इशू कर सकती है। और वो डायरेक्टिव्स किसको इशू कर सकती है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स को या अदर कमेटीज़ को। किसी भी टाइम पर वो अपनी पावर्स को अगर डेलीगेट कर रही है तो वो उनको डायरेक्टिव्स भी इशू कर सकती है। एक उनके पास पावर आती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कि वो किसी भी टाइम अगर चाहे तो जो उसने NSDL ने जो बाय लॉज बनाए हैं, ठीक है, अब उन प्रोविजंस में वो चेंजेस कर सकते हैं, उनको अमेंड कर सकती है, कोई नया प्रोविज़न वो ऐड कर सकती है, या किसी भी जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस बनाए गए हैं NSDL के बाय लॉज में उनमें वो चेंजेस कर सकती है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या होती है। अब एग्जीक्यूटिव कमेटी को किसने अपॉइंट किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। द एग्जीक्यूटिव कमेटी शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजिंग द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द डिपॉजिटरी।
कि डिपॉजिटरी का जो रोज़ का काम होता है उसको मैनेज कौन करता है, ये एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है। और एग्जीक्यूटिव कमेटी को अपॉइंट कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। अब इस एग्जीक्यूटिव कमेटी में मैक्सिमम कितने मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम इज़ योर 15 मेंबर्स। कौन कौन, एक होता है आपका मैनेजिंग डायरेक्टर, मैक्सिमम 5 मेंबर्स टू बी मेंटेन नॉमिनेटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो इस एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो 5 मेंबर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट, मैक्सिमम 5 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फ्रॉम द एमिनेंट पर्सन इन द फील्ड ऑफ, जो फाइनेंस में, अकाउंटिंग में, लॉ में जो एक्सपीरियंस होते हैं, तो कम से कम बोर्ड एग्जीक्यूटिव कमेटी में 5 मेंबर्स वो वाले होने चाहिए, एमिनेंट पर्सन्स होने चाहिए जिनको प्रॉपर नॉलेज होती है फाइनेंस की, अकाउंटिंग की, लॉ की। 4 persons टू बी नॉमिनेटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज अदर नॉमिनीज। तो ये है आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी। अब हम पढ़ेंगे कि एक एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास क्या क्या पावर्स होती हैं। अब एक एग्जीक्यूटिव कमेटी को वो सारी पावर्स को करना है जो उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डेलीगेट करी है, वो सारे काम वो करेगा जो उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दिए हैं। एक ये उनके पास पावर होती है। दूसरा कि अगर एग्जीक्यूटिव कमेटी चाहे तो जो बिजनेस रूल्स हैं, अब एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस में चेंजेस कर सकता है, वो बाय लॉज में चेंजेस कर सकता है, बट जो आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो किस में चेंजेस कर सकती है, बिजनेस रूल्स में। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेन काम क्या होता है कि डिपॉजिटरी की जो डे टू डे काम होता है वो कौन करता है, ये एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है। तो अगर ये चाहे, अब बिजनेस रूल्स क्यों बनाए जाते हैं, बिजनेस रूल्स बनाए जाते हैं अपने, जो हम एक डिपॉजिटरी रोज का काम कर रही है वो किसके अकॉर्डिंग करती है, इन बिजनेस रूल्स को फॉलो करके वो काम करती है। अगर एग्जीक्यूटिव कमेटी चाहे तो इन बिजनेस रूल्स में मॉडिफिकेशंस कर सकती है, चेंजेस कर सकती है, या कोई एक न्यू प्रोविज़न वो ऐड कर सकती है, या कोई नया प्रोविज़न हटा भी सकती है। वो कौन कर सकती है, किसके पास पावर होती है उस सब करने की, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास पावर्स होती है बिजनेस रूल्स में चेंजेस करने की। क्योंकि यही सारा काम डिपॉजिटरीज का जो डे टू डे का काम होता है वो कौन करिए, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी करिए। और क्या पावर्स होती है एक एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास, अगर एग्जीक्यूटिव कमेटी चाहे तो वो सब कमेटीज़ बना सकती है। द एग्जीक्यूटिव कमेटी में कॉन्स्टिट्यूट सब कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ 2 और मोर मेंबर्स, जिसमें एक कमेटी में कितने, 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स हो सकते हैं। अब और क्या पावर होती है एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास कि अगर एग्जीक्यूटिव कमेटी चाहे तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन, कॉरम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनाएगी, जो कमेटीज़ उसने बनाई हैं उनके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उसमें कौन से मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा, ये सारा काम किसका होता है, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी का होता है। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट आते हैं आपके यूज़र रिप्रेजेंटेटिव्स। अब यूज़र रिप्रेजेंटेटिव्स को कौन अपॉइंट करता है, इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शिल ऑल्सो नॉमिनेट मैक्सिमम ऑफ 5 मेंबर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव कमेटी एज यूज़र रिप्रेजेंटेटिव्स। की एग्जीक्यूटिव कमेटी में कम से कम जो 5 मेंबर्स होते हैं उनको एज अ यूज़र रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया जाता है। अब ये जो यूज़र रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो कितने टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, ये 2 ईयर्स के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। और अगर ये चाहे, अगर ये दोबारा यूज़र रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करना चाहते हैं तो इनको री नॉमिनेट भी किया जा सकता है, एंड शैल बी एलिजिबल फॉर री नॉमिनेट। बट जो ये यूज़र रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इनकी जो नॉमिनेशन होती है वो 2 टर्म से ज़्यादा नहीं होती, कैन नॉट बी नॉमिनेटेड फॉर मोर देन 2 टर्म्स। इन केस कि अगर किसी यूज़र रिप्रेजेंटेटिव की डेथ हो जाती है या उसको हटा दिया जाता है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो जो वेकेंट पोस्ट है उसको कौन फिल करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल करते हैं। तो यूज़र रिप्रेजेंटेटिव्स कौन से होते हैं, ऐसे 5 मेंबर्स होते हैं जो कहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ में अपॉइंट किए जाते हैं। कितने टाइम पीरियड के लिए, 2 ईयर्स के लिए। इनको रीनॉमिनेट भी किया जाता है बट मैक्सिमम 2 बार इनकी रीनॉमिनेशन होती है। और इन केस अगर इन यूज़र रिप्रेजेंटेटिव्स की डेथ, रिमूवल या इंसॉल्वेंसी हो जाए तो वो जो वैकेंट पोस्ट होती है वो किसके थ्रू फिल्ड होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू। अब आता है कि ऐसे कौन कौन से पर्सन्स हैं जो यूज़र रिप्रेजेंटेटिव्स बन सकते हैं। वो पर्सन जो सिक्योरिटी कंट्रैक्ट एक्ट में जो रिक्वायरमेंट्स लिखी गई हैं, कोई पर्सन उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है तो वो एक यूज़र रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। वो एक ऐसा एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए जिसको मार्केट की नॉलेज हो। ही शुड नॉट बी अ पार्टनर ऑफ यूज़र रिप्रेजेंटेटिव हु इज़ ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी। ये कोई ऐसा मेंबर नहीं होना चाहिए जो किसी और एग्जीक्यूटिव कमेटी का कोई मेंबर हो।
ही शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड एज डिफॉल्टर, कोई डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए. ही शुड नॉट हैव बीन एक्सपेल्ड और सस्पेंडेड, कि उसके ऊपर कोई केस ना चल रहा हो, उसको किसी लॉ से या कहीं से एक्सपेल ना किया गया हो, सस्पेंड ना किया गया हो. तो वो होता है आपका यूज़र रिप्रेजेंटेटिव. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पर्सन ऑफ एमिनेंस कौन होता है. अब वो पर्सन्स जो एक्सपीरियंस होते हैं, जिनके पास नॉलेज होती है फाइनेंस से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, वो होते हैं आपके पर्सन ऑफ एमिनेंस. अब इनको कितने टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट किया जाता है, 2 ईयर्स के लिए, और इनको रीनॉमिनेट भी किया जा सकता है. और वैसे ही एग्जीक्यूटिव कमेटी में हम 4 अदर पर्सन्स को भी अपॉइंट करते हैं. 4 पर्सन्स टू बी नोटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज अदर नॉमिनीज. अब ये पर्सन्स कौन से होते हैं. अब इनको भी जो अदर नॉमिनीज को भी जो अपॉइंट किया जाता है वो 2 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है, 2 ईयर्स के लिए. एंड शेल बी एलिजिबल फॉर रीनॉमिनेशन, इनकी भी रीनॉमिनेशन होती है. अब जो इसमें जो 4 अदर नॉमिनीज़ हैं, इसमें से जो 2 मेंबर्स होने चाहिए वो होने चाहिए सीनियर ऑफिसर्स. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एग्जीक्यूटिव कमेटी में 4 अदर नॉमिनीज़ को अपॉइंट करती है, उन 4 अदर नॉमिनीज़ में से जो 2 मेंबर्स होने चाहिए वो कौन होने चाहिए, सीनियर ऑफिसर ऑफ डिपॉजिटरी, सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द डिपॉजिटरीज. तो अब हमने एक पढ़ा कि पर्सन ऑफ एमिनेंस कौन से होते हैं, जिनके पास पूरी नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होते हैं इन फाइनेंस, अकाउंटिंग और लॉ, और वो 2 ईयर्स के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, जिनको रीनॉमिनेट भी किया जाता है. और हमने पढ़ा कि अदर नॉमिनीज़ एग्जीक्यूटिव कमेटी में 4 अदर नॉमिनीज़ को अपॉइंट किया जाता है, जिनको कितने टाइम के पीरियड के लिए अपॉइंट करते हैं, 2 ईयर्स के लिए, जिनको हम री अपॉइंट भी कर सकते हैं आगे फर्दर. और इसमें से जो 4 अदर नॉमिनीज़ हैं, उसमें से जो 2 नॉमिनीज़ होने चाहिए, 2 अदर होने चाहिए, वो होने चाहिए आपके सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द डिपॉजिट. अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ नॉमिनीज़. की कौन कौन से केसेस में यूज़र रिप्रेजेंटेटिव की सीट वैकेंट होती है और अदर नॉमिनीज़ की सीट वैकेंट होती है. जब वो रिज़ाइन कर दे रिटर्न में लिखकर, ही रिज़ाइंस इन राइटिंग, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाए, या फिर उन्होंने कोई ऑफेंस किया हो, तब उस केस में उनकी सीट वैकेंट हो सकती है. या फिर जो एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ की जो मीटिंग्स हुई हैं वो कॉन्टीन्यूसली 3 कॉन्जिक्यूटिव्स में एब्सेंट हो, वो अटेंड ना करा हो कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स को. या फिर उस पर्सन ने कोई ऐसा काम किया है जिससे उसको एक्सपेंड किया गया है, सस्पेंड किया गया है, कैंसिल किया, सेबी ने उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी गई है, उस केस में उसकी सीट कैंसिल हो जाती है, वैकेंट हो जाती है. इन केस ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द डिपॉजिटरी, कि अगर वो किसी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का एम्प्लॉय था बट अब वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का एम्प्लॉय नहीं है, उस केस में भी उसकी सीट क्या होती है, वैकेंट हो जाती है. तो ये था आपका वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ नॉमिनीज़. नेक्स्ट हम करते हैं ऑफिस बियरर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी. ऑफिस बियरर्स कौन से होते हैं. अब ऑफिस बियरर्स में आपके 2 पर्सन्स होते हैं, वन इज़ योर चेयरमैन एंड वन इज़ योर वाइस चेयरमैन. चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होते हैं आपके ऑफिस बियरर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटीज़. अब चेयरमैन कौन होता है. चेयरमैन होता है आपका मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डिपॉजिटरी. जो डिपॉजिटरी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है वो उस एग्जीक्यूटिव कमेटी का क्या होता है, चेयरमैन होता है. और वाइस चेयरमैन कौन होता है. वाइस चेयरमैन कोई भी पर्सन जिसको वोटिंग के थ्रू अपॉइंट किया जाए एग्जीक्यूटिव कमेटी में से किसी भी मेंबर को वोटिंग के थ्रू एज वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया जा सकता है. अब जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है आपका, उसकी जो अगर सपोज़ कोई वैकेंट पोस्ट है, वैकेंसी है, उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है या फिर उसने रिज़ाइन दे दिया है, तो उस टाइम पीरियड में जो आपका वाइस चेयरमैन होता है वो एज अ चेयरमैन की तरह काम करता है. एग्जीक्यूटिव कमेटी की चेयरमैन की तरह काम कौन करता है, वाइस चेयरमैन, इन केस अगर चेयरमैन वाली जो पोस्ट क्या है आपकी वैकेंट है. अगर चेयरमैन की जो पोस्ट है वो फिल नहीं है, वैकेंट है, तो वाइस चेयरमैन एक चेयरमैन की तरह क्या करता है, काम करता है. और इन केस कि जो आपके वाइस चेयरमैन्स होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स होते हैं, उनको कितने टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट किया जाता है, 1 ईयर के लिए अपॉइंट किया जाता है. और इन केस कि अगर हम इनको दोबारा से उसको वाइस चेयरमैन बनाना चाहें तो उनकी री इलेक्शन भी हो सकती है. और अगर वाइस चेयरमैन की कोई पोस्ट वैकेंट हो तो एग्जीक्यूटिव कमेटी उस पोस्ट को मेंबर्स के थ्रू क्या कर सकती है, फिल कर सकती है. मीन्स अपने एग्जीक्यूटिव कमेटी में से किसी भी मेंबर को वो एज अ वाइस चेयरमैन की तरह सिलेक्ट कर सकती है, इन केस अगर वाइस चेयरमैन की पोस्ट क्या है, वैकेंट है. तो
तो ये थे आपके ऑफिस बियरर्स, जिसमें 2 मेंबर्स होते हैं, आपके 2 पर्सन आते हैं, एक आता है आपका चेयरमैन और एक होता है वाइस चेयरमैन। नेक्स्ट हम करते हैं मीटिंग्स ऑफ ईसी। अब एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग्स किस तरीके से होती है। अब चेयरमैन किसी भी टाइम अगर चाहे तो वो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर्स की मीटिंग हेल्ड कर सकता है। उसको जो मीटिंग करनी होती है वो कम से कम 2 मंथ्स में उसको एक बार तो मीटिंग करनी ही करनी है। इन 2 मंथ्स 1 मीटिंग उसको करनी ही करनी है। और मीटिंग में, एक मीटिंग में कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए प्रेजेंट? 5 मेंबर्स। जो कॉरम होता है मीटिंग का, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है एक मीटिंग करने की एग्जीक्यूटिव कमेटी के, कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए? 5 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। और जो मीटिंग्स में जो भी डिस्कशंस चल रही होती है उसको जो फाइनल डिसीजन लिया जाता है वो किस तरीके से लिया जाता है? मेजॉरिटी ऑफ वोट से लिया जाता है। जो मैक्सिमम लोग चाहते हैं वही फाइनल डिसीजन होता है। अब मीटिंग को स्टार्ट कौन करता है? चेयरमैन स्टार्ट करता है। अगर चेयरमैन नहीं है, उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं है, बट उनको कोई मीटिंग करनी है, तो चेयरमैन की जगह वो मीटिंग कौन स्टार्ट करेगा? वाइस चेयरमैन स्टार्ट करेगा। तो ये था आपका मीटिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी। एक लास्ट पॉइंट आता है आपका पावर ऑफ चेयरमैन, कि चेयरमैन एग्जीक्यूटिव के जो चेयरमैन है दैट इज़ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द डिपॉजिटरी, उसके पास क्या पावर्स होती हैं? जो एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो भी अपने बुक्स में या रूल्स, बिजनेस रूल्स में जो भी पावर्स मेंशन की गई हैं वो सारी पावर्स किसके पास होती है? एक चेयरमैन के पास होती है। मीन्स चेयरमैन की पावर कौन बताती है? एग्जीक्यूटिव कमेटी बताती है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक दैट इज़ योर एडमिशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ये पार्टिसिपेंट्स को किस तरीके से एडमिट किया जाता है, कौन कौन से पर्सन्स हैं जो एज अ पार्टिसिपेंट की तरह काम कर सकते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की तरह काम कर सकते हैं। अब वो पर्सन जो इंटरेस्टेड है, जो एक पार्टिसिपेंट बनना चाहता है, उसको क्या लिखनी पड़ेगी? एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। अब वो एप्लीकेशन किसको सबमिट कराएगा? सेबी को सबमिट कराएगा। सेबी को सबमिट कराने से पहले उसको वो एप्लीकेशन किसके थ्रू, किसको चेक करवानी पड़ेगी? डिपॉजिटरी को चेक करानी पड़ेगी। डिपॉजिटरी देगी, चेक करता है कि क्या वो सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है। और अगर जब डिपॉजिटरी सेटिस्फाई हो जाता है, वो 30 डेज़ के लिए वो उस एप्लीकेशन को एग्जामिन करता है। 30 डेज़ के टाइम पीरियड के बाद अगर उसको लगता है कि एप्लीकेंट ठीक है, हम उसको एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बना सकते हैं, फिर वो एप्लीकेशन किसको फॉरवर्ड करेगा? सेबी को फॉरवर्ड करेगा विद एप्लीकेशन फीस। उसको सबमिट कराई जाएगी सेबी को। और अगर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कोई अपने रिमार्क्स देना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, तो वो अपने रिमार्क्स भी दे सकता है। अगर इन केस कोई एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, मीन्स उसके अंदर जो प्रॉपर क्लैरिफिकेशन मांगी गई है वो क्लैरिफिकेशन नहीं है उसके अंदर, तो उस एप्लीकेशन को क्या कर दिया जाता है? रिजेक्ट कर दिया जाता है। द इनकम्प्लीट एप्लीकेशन शैल लायबल टू बी रिजेक्टेड। बट उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने से पहले उसको एक क्या दी जाती है? अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि जो आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी, जिसके लिए आपको आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा रहा है, तो आप अपने ऑब्जेक्शंस को क्या कर सकते हो? रिमूव कर सकते हो। उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है। आप अगर उसने वो सारे सेट जो सेबी ने जो टर्म्स इन कही हैं जिसकी वजह से उसकी एप्लीकेशन रिमूव हो रही थी, अगर वो उन सबको रिमूव कर देता है, जो उनसे इन्फॉर्मेशन मांगी गई अगर वो दे देता है, तो उसकी एप्लीकेशन को क्या कर दिया जाता है? अप्रूव कर दिया जाता है। और इन केस कि अगर डिपॉजिटरी को इसके अलावा एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनाने के लिए, एक मेंबर बनाने के लिए अगर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन और या फिर किसी और पर्टिकुलर किसी चीज़ पर कोई क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वो क्लैरिफिकेशन वो एप्लीकेंट से ले सकता है। ये था आपका एडमिशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स। एडमिशन क्राइटेरिया क्या होता है? एक पार्टिसिपेंट्स के पास क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं? क्लाइंट्स के पास क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होती हैं? एक पार्टनरशिप की पार्टिसिपेंट की तरह उसकी टर्मिनेशन किस तरीके से होती है और टर्मिनेशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो फर्स्ट हम करेंगे एडमिशन क्राइटेरिया। अब वो एप्लीकेंट्स जो सेबी ने मिनिमम क्राइटेरिया सेट किया हुआ है इन रेगुलेशन 1996 में, जो मिनिमम क्राइटेरिया लिखा है, वो एप्लीकेंट जो उस मिनिमम क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो वो क्या बन सकते हैं? एप्लीकेंट बन सकते हैं। अब उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक एप्लीकेंट को क्या क्या करना पड़ेगा? उनको अपने बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस हिस्ट्री से रिलेटेड सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अपने बिजनेस का पूरा बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। आपके कौन से डायरेक्टर्स हैं जो एक्सपीरियंस हैं, कौन कौन से प्रमोटर्स हैं उस एप्लीकेंट के, वो सारी इन्फॉर्मेशन किसको देनी पड़ेगी? सेबी को देनी पड़ेगी।
और एक वो एप्लीकेंट वही एक पार्टिसिपेंट बन सकता है जिसने पिछले 5 साल में कोई भी ऑफेंस, मिस एप्रोप्रिएशन फंड से रिलेटेड या सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी गलत काम ना किया हो, वो एक एप्लीकेंट, वो एक पार्टिसिपेंट बन सकता है। The applicant should not have been expelled or suspended by SEBI, कि वो एक ऐसा एप्लीकेंट होना चाहिए जिसको सेबी ने कभी भी किसी भी टाइम पीरियड पे एक्सपेल ना किया हो, सस्पेंड ना किया हो। हाँ, एक एप्लीकेंट की एप्लीकेशन को अप्रूव किया जा सकता है अगर उसको जो पनिशमेंट मिली है, जो उसने गलत काम किया था, सस्पेंशन के बाद 3 साल के पनिशमेंट के बाद उस एप्लीकेंट की एप्लीकेशन को कंसीडर किया जा सकता है। His application may be considered if 3 years have been elapsed since such punishment, और उस एप्लीकेंट की कम से कम मिनिमम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, 3 करोड़ की होनी चाहिए। और उसके अलावा जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो भी डिटेल्स चाहिए, फर्निश डिटेल्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो सेबी मांगे, वो सारे डिटेल्स उस एप्लीकेंट को सेबी को देनी पड़ेगी। अब उस एप्लीकेंट के पास एडिक्वेट ऑफिस स्पेस होना चाहिए, अलग से एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए, ऑफिस स्पेस, ताकि वो डिपॉजिट से रिलेटेड जो भी काम है, ऑपरेशंस है, वो ढंग से कर सके। तो ये था आपका एडमिशन क्राइटेरिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट आर द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स। एक पार्टिसिपेंट के पास क्या क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होती हैं, उसकी क्या ऑब्लिगेशंस होती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अब एक पार्टिसिपेंट को एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, किसके साथ, डिपॉजिटरी के साथ, ताकि वो जो भी डिपॉजिटरी का काम है वो उसके साथ एज अ बिजनेस पार्टनर की तरह उनके साथ वो काम कर सके। नेक्स्ट, अ पार्टिसिपेंट शैल एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी, कि वो एक मेन पार्टिसिपेंट नहीं होता बट वो एक एजेंट की तरह काम करता है, डिपॉजिटरी के लिए एक एजेंट की तरह काम करता है। द पार्टिसिपेंट शैल नॉट गिव अ डेबिट और क्रेडिट ऑफ अकाउंट ऑफ अ क्लाइंट एंड विद अ ड्यू ऑथराइजेशन फ्रॉम द क्लाइंट, कि एक पार्टिसिपेंट एक क्लाइंट के अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट की रिपोर्ट किसी को नहीं देगा बिना क्लाइंट से पूछे, जब तक उसको क्लाइंट की अथॉरिटी नहीं मिलती, जब तक क्लाइंट उसको ऑथराइज नहीं करता, वो उसके क्लाइंट के अकाउंट की डिटेल्स किसी और को नहीं देगा। एक पार्टिसिपेंट अपनी सिक्योरिटीज़ एक क्लाइंट की सिक्योरिटीज़ के साथ मिक्स नहीं करेगा, उसको हर एक क्लाइंट का जो अकाउंट है वो सेपरेटली मेंटेन करना है, अलग अलग अकाउंट बनाना है हर एक क्लाइंट का। द डिपॉजिटरी शेल ऑब्टेन द क्लाइंट डिटेल्स फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑन डेली बेसिस, कि एक डिपॉजिटरी का काम है कि वो क्लाइंट की जितनी भी डिटेल्स है पार्टिसिपेंट से वो क्लाइंट की सारी डिटेल्स ले डेली बेसिस पर। कौन लेगा डिटेल्स, डिपॉजिटरी लेगा, किससे लेगा, पार्टिसिपेंट से लेगा, किसकी डिटेल्स लेगा, क्लाइंट की डिटेल्स लेगा डेली बेसिस पर। अब आता है कि पार्टिसिपेंट और क्लाइंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं व्हाट आर द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड क्लाइंट, कि अब हर एक पार्टिसिपेंट को एक राइट एंड ऑब्लिगेशन डॉक्यूमेंट किसको देना पड़ेगा, क्लाइंट को देना पड़ेगा एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, ताकि वो उस राइट्स एंड ऑब्लिगेशन डॉक्यूमेंट पर उस क्लाइंट की क्या ले सके, एक्नॉलेजमेंट ले सके। और क्या राइट्स होती हैं। अब हर एक पार्टिसिपेंट को हर एक क्लाइंट का क्या बनाना पड़ेगा, सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, ताकि वो क्लाइंट को डेली बेसिस पर ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट दे सके कि हर एक क्लाइंट की क्या ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट है डेली बेसिस पर, उनकी सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसकी रिपोर्ट वो किसको देगा, क्लाइंट को देगा। द पार्टिसिपेंट शैल एक्ट ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ द क्लाइंट, कि एक पार्टिसिपेंट क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही, जो क्लाइंट उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है उसके हिसाब से ही वो उनकी सिक्योरिटीज़ में क्या करेगा, ट्रेडिंग करेगा, डीलिंग करेगा। अब हर एक पार्टिसिपेंट को क्या करना पड़ेगा, हर एक क्लाइंट का सेपरेट अकाउंट क्यों बनाना पड़ेगा, ताकि उनकी सिक्योरिटीज़, क्लाइंट की सिक्योरिटीज़ वो अपनी सिक्योरिटीज़ के साथ मिक्स ना करें। तो ये थी आपकी राइट एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड क्लाइंट्स। नेक्स्ट हम करते हैं टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप विद पार्टिसिपेंट्स, कि एक पार्टिसिपेंट कब एक डिपॉजिटरी के एजेंट की तरह काम करना बंद कर देता है, जब या तो उसको डिपॉजिटरी खुद कहे बाय नोट डिपॉजिटरी, या फिर उसका टर्मिनेशन का टाइम पीरियड क्या हो गया हो, ख़त्म हो गया हो। टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप बाय पार्टिसिपेंट, कि उसको कौन ख़त्म कर रहा है, खुद ही, या तो पार्टिसिपेंट के थ्रू टर्मिनेट हो जाती है या फिर उसको कौन टर्मिनेट कर देता है, एक डिपॉजिटरी। तो हम स्टार्ट करते हैं बाय नोटिस बाय डिपॉजिटरी। जैसे कौन कौन से केसेस होते हैं जिस टाइम पर एक डिपॉजिटरी एक पार्टिसिपेंट को कहती है कि आप एक डिपॉजिटरी के एक एजेंट की तरह, एक पार्टिसिपेंट की तरह काम नहीं कर सकते। अब एग्जीक्यूटिव कमेटी एक पार्टिसिपेंट के साथ पार्टनरशिप को टर्मिनेट कर सकती है, बट टर्मिनेट करने से पहले उसको 30 डेज़ का नोटिस उस पार्टिसिपेंट को देना पड़ेगा।
अब वो नोटिस कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में वो एक टर्मिनेशन का नोटिस दिया जाता है कि अगर वो पार्टिसिपेंट अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा ना कर रहा हो, या डेथ और इनकैपेसिटी इंसॉल्वेंसी के केस में उसको नोटिस दिया जा सकता है, या फिर वो हमने कंपनी को ही वाइंड अप कर दिया है, या फिर वो पार्टिसिपेंट जो बिजनेस लॉज में लिखा है डिपॉजिटरी का जो काम है वो उससे रिलेटेड वो काम नहीं कर रहा, उस केस में एक पार्टिसिपेंट को टर्मिनेशन का नोटिस भेजा जा सकता है। या फिर किसी भी टाइम पर डिपॉजिटरी को लग रहा हो कि वो अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर रहा है, या फिर बाय लॉज में या एग्रीमेंट में जो फीस लिखी गई है कि उसने कुछ एक चार्जेस पे करने हैं, उस पार्टिसिपेंट ने वो चार्जेस पे नहीं करे हैं, या फिर कि वो जो ऑब्लिगेशंस उसको कहा गया है कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है, वो पार्टिसिपेंट उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो इन केसेस में एक पार्टिसिपेंट को एक डिपॉजिटरी टर्मिनेशन के लिए कह सकता है, या फिर पार्टिसिपेंट खुद ही कभी चाहे वो क्या कर सकता है, अपनी मेंबरशिप को टर्मिनेट कर सकता है, दैट इज़ टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप बाय अ पार्टिसिपेंट। किसी कौन कौन से केसेस होते हैं जहाँ पर पार्टिसिपेंट खुद कह सकता है कि अब मैं एक एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता, दैट इज टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप बाय अ पार्टिसिपेंट। अब हर एक पार्टिसिपेंट जो अपनी पार्टनरशिप को टर्मिनेट करना चाहता है उसको डिपॉजिटरी को एक नोटिस देना पड़ेगा, कम से कम कितने दिन के अंदर, 30 डेज़ के अंदर अंदर उसको एक नोटिस देना पड़ेगा। किसको? डिपॉजिटरी को ये नोटिफाई करना पड़ेगा कि हम अपनी पार्टनरशिप को क्या करें, टर्मिनेट करें। और डिपॉजिटरी फर्दर किसको नोटिफाई करेगी? पार्टिसिपेंट को। अदर जो डिफरेंट और अदर पार्टिसिपेंट्स हैं उनको नोटिफाई किया जाएगा, क्लाइंट्स को नोटिफाई किया जाएगा और सेबी को नोटिफाई किया जाएगा विद इन 7 डेज। जिस दिन डिपॉजिटरी ने पार्टिसिपेंट ने नोटिस दिया है टर्मिनेशन का, उसके 7 डेज़ के बाद, 7 डेज़ के अंदर अंदर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को, डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स को, क्लाइंट को और सेबी को इंटीमेट नोटिफाई करेगी एक पार्टिसिपेंट की टर्मिनेशन के लिए। नेक्स्ट हम करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टर्मिनेशन। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं? अब जब एक पार्टिसिपेंट की जो पार्टिसिपेशन है वो टर्मिनेट होती है तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कि जो भी कोलेटरल ड्यू है, मीन्स जो भी अमाउंट ड्यू है एक पार्टिसिपेंट की, वो डिपॉजिटरी से वो सारे ड्यूज़ अपने क्लियर कर सकते हैं। और इन केस अगर पार्टिसिपेंट्स के कुछ अमाउंट ड्यूज़ हैं तो एक डिपॉजिटरी के पास ये राइट है कि उस अमाउंट ड्यू में से जो उनकी लाइबिलिटीज़ हैं वो उनको सेट ऑफ कर सकते हैं। और जो ये टर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप ऑफ डिपॉजिटरी, इसका अफेक्ट एक पार्टिसिपेंट्स के राइट्स और लाइबिलिटीज़ के ऊपर नहीं पड़ेगा। द डिपॉजिटरी शेल बी इंटाइटल्ड टू सेट ऑफ एनी अर्लियर क्लेम्स और राइट्स ऑफ द पार्टिसिपेंट अगेंस्ट एनी अमाउंट ड्यू टू द डिपॉजिटरी। कि डिपॉजिटरी के पास राइट है कि एक पार्टिसिपेंट की अगर कोई भी राइट्स या ऑब्लिगेशंस ड्यू हैं तो वो जो अमाउंट उसने लेना है डिपॉजिटरी से, तो एक डिपॉजिटरी के पास राइट है कि वो उस अमाउंट में से उनकी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को वो सेट ऑफ कर सकते हैं। और इन केस कि अगर एक पार्टिसिपेंट को ये लगता है कि कोई एक ऐसा क्लाइंट है जो उनकी एडवाइस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो पार्टिसिपेंट किसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं? डिपॉजिटरी को रिक्वेस्ट कर सकती है कि आप उनके बिहाफ पर उन क्लाइंट्स के अकाउंट्स को क्या करो, मैनेज करो। तो ये थे आपके कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टर्मिनेशन। नेक्स्ट हम करेंगे व्हाट आर द बिजनेस रूल्स। अब बिजनेस रूल्स तो मैंने आपको बताया था कि NSDL में वो दो तरीके से दो चीज़ें बनाती है, एक बनाती है वो बायलॉज, एक बनाती है वो बिजनेस रूल्स। बायलॉज क्या होते हैं कि वो क्या क्या फंक्शंस कर सकती है, क्या क्या काम कर सकती है, दैट इज़ योर बायलॉज। बिजनेस रूल्स क्या होते हैं कि वो जो काम फंक्शन लिखे हैं वो किस तरीके से काम करेगी, वो होते हैं आपके बिजनेस रूल्स। बिजनेस रूल्स include such manuals, notices, circulars containing the practices, procedure and administrative requirement relating to the operations and functions of the depository। कि एक डिपॉजिटरी किस तरीके से काम करेगी, क्या प्रोसीजर उनको फॉलो करना है, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है काम करने के लिए, वो सब किस में लिखा होता है? बिजनेस रूल्स में। द बिजनेस रूल्स आर फॉर्मुलेटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव कमेटी। कि इन बिजनेस रूल्स को कौन बनाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं या फिर एग्जीक्यूटिव कमेटीज बनाती है, ताकि फॉर द फंक्शनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ द पार्टिसिपेंट, कि उसके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, जो उसके पार्टिसिपेंट्स हैं, वो ढंग से अच्छे तरीके से काम कर सके। कि जो भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं एक NSDL की डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की, वो ढंग से अपने ऑब्लिगेशंस को, राइट्स को पूरा कर सके। दीज रूल्स कम इनटू ऑपरेशन आफ्टर 7 डेज ऑफ द सबमिशन ऑफ द कॉपी टू द सेबी। कि जो बिजनेस रूल्स बनाए जाते हैं, सबसे पहले इनकी अप्रूवल किसकी अप्रूवल ली जाती है? सेबी की अप्रूवल ली जाती है।
बनाने के बाद आफ्टर 7 days द सबमिशन ऑफ कॉपी टू द सेबी कि दीज रूल्स कम इनटू ऑपरेशन आफ्टर 7 days कि इनकॉर्पोरेट सेबी की अप्रूवल के बाद 7 days के बाद आप इन बिजनेस रूल्स को फॉलो कर सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है डिपॉजिटरी सिस्टम और बिजनेस पार्टनर्स कि जो NSDL का जितना भी काम होता है वो सारा काम खुद नहीं करती, उसके साथ मिलकर कौन काम करता है, उसके बिजनेस पार्टनर्स काम करते हैं। NSDL कैरीज आउट इट्स एक्टिविटीज़ थ्रू वेरियस फंक्शनरीज कॉल्ड बिजनेस पार्टनर्स, जिनको पार्टिसिपेंट्स भी बोला जाता है। अब इन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स में कौन होते हैं? इशूइंग कंपनीज हो सकते हैं, रजिस्ट्रार्स हो सकते हैं, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स हो सकते हैं, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस, क्लियरिंग हाउसेज ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, ये सब क्या होते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ये दे रिमेन लिंक्ड इलेक्ट्रॉनिकली टू NSDL कि ये जितने भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं ये NSDL के साथ इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड होते हैं। दे रिमेन लिंक्ड इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड होते हैं NSDL के साथ थ्रू वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल और थ्रू MPLs के थ्रू ये सारे आपस में क्या होते हैं? लिंक्ड होते हैं। जितने भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं वो NSDL के साथ थ्रू MPLs क्या होते हैं? लिंक्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड होते हैं आपस में। तो इस पूरे इंटायर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? नेस्ट सिस्टम। ये जो लिंकेज होता है बिजनेस पार्टनर्स के बीच में NSDL और उसके जितने भी बिजनेस पार्टनर्स हैं इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक लिंक होता है उस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं नेस्ट सिस्टम। द NSDL ऑपरेट्स थ्रू इट्स डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की जो NSDL काम करती है, ऑपरेट कर रही है, काम कर रही है, वो किसके थ्रू करती है काम? वो थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू वो काम कर रही है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कैन बी, अब ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन हो सकते हैं? कोई बैंक हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कस्टोडियन, अ ब्रोकर या कोई भी एलिजिबल एंटिटी जिसको सेबी के थ्रू अप्रूव किया गया हो वो एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की तरह काम कर सकती है। द इन्वेस्टर्स ऑब्टेन डिपॉजिटरी सर्विसेज थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कि एक इन्वेस्टर को जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में जो सर्विसेज चाहिए होती हैं वो किससे लेते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से लेते हैं। The investor opens a depository account with DP just as he opens a bank account कि हर एक इन्वेस्टर को जो सिक्योरिटी मार्केट में डील करना चाहता है उसको क्या करना पड़ेगा? एक डिपॉजिटरी अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। जिस तरीके से वो एक बैंक अकाउंट ओपन करता है, किसके पास ओपन करना पड़ेगा? एक DP के पास, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। जिस तरीके से वो एक बैंक अकाउंट ओपन करता है उसी तरीके से अगर उसको सिक्योरिटी मार्केट में, कैपिटल मार्केट में डीलिंग करनी है उसके लिए उसको एक डिपॉजिटरी अकाउंट खोलना पड़ेगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास। सिक्योरिटीज इशूड बाय इशूअर हु हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द NSDL कि वो पर्सनस, वो कंपनीज जो अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करना चाहती है उनको एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा किसके साथ? NSDL के साथ। हु हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद NSDL एंड कैन बी डीमेटेरियलाइज इन द NSDL डिपॉजिटरीज। फिर वो अपनी सिक्योरिटीज़ को क्या करा सकते हैं? डीमेटेरियलाइज करा सकते हैं किसके पास? NSDL के पास। कि वो पर्सन जो अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करना चाहता है, जो इशूअर है, कंपनी है, वो उसको क्या करना पड़ेगा? एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा। किसके साथ एग्रीमेंट करना है उसको? NSDL के साथ। NSDL के साथ वो क्या करेगा? एग्रीमेंट करेगा ताकि वो अपनी सिक्योरिटीज़ को क्या कर सके? डीमेटेरियलाइज कर सके। Issuer have verified the certificates submitted for dematerialization before they are dematerialized and to maintain electronic connectivity with NSDL कि ये हर एक इशूअर को जो भी सर्टिफिकेट्स चाहिए अपनी सिक्योरिटीज़ को डीमेटेरियलाइज कराने के लिए वो सारे सर्टिफिकेट्स को सबमिट कराने पड़ेंगे। उसके बाद ही वो अपनी सिक्योरिटीज़ को क्या कर पाएगा? डीमेटेरियलाइज कर पाएगा, मीन्स उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर पाएगा ताकि उसकी NSDL के साथ इलेक्ट्रॉनिकली क्या हो सके? कनेक्टिविटी हो सके। इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी फैसिलिटेट्स डीमेटेरियलाइजेशन, रीमेटेरियलाइजेशन, डेली रिकंसिलेशन एंड कॉर्पोरेट एक्शंस कि अगर एक बार उसकी सिक्योरिटीज़ डीमेटेरियलाइज हो गई तो अगर उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफ़र करना है या उसको नहीं भी ट्रांसफ़र करना है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो वो सारे काम इलेक्ट्रॉनिकली, अगर उसका एग्रीमेंट है NSDL के साथ तो वो सारे काम इलेक्ट्रॉनिकली कर पाएगा।
The clearing corporation, houses of stock exchanges also have to be electronically linked to the depository in order to facilitate the settlement of trades done on the stock exchanges for dematerialized shares. जितने भी आपके क्लियरिंग कॉरपोरेशन हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, उनको भी किसके साथ लिंक होना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिकली डिपॉजिटरीज के साथ, ताकि वो जो भी ट्रेडिंग है अपनी जो सिक्योरिटी मार्केट में सिक्योरिटी से जो ट्रेडिंग वो कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली उन ट्रेडिंग की सेटलमेंट्स कर सके। तो ये था आपका डिपॉजिटरी सिस्टम कि एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट किस तरीके से काम करता है। अब हम आता है बात कि लिंकेज ऑफ एक्सचेंजेस की NSDL के साथ ऐसे कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस है जो लिंक्ड है। एक है आपका मद्रास स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जैसे दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज हो गया, आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज हो गया, जो NSDL में क्या है, लिस्टेड है। नेक्स्ट आता है आपका फंक्शंस ऑफ NSDL। अब एक फंक्शन NSDL के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट फंक्शन आता है उसका अनेबल सरेंडर्ड एंड विड्रॉवल ऑफ सिक्योरिटीज़ टू एंड फ्रॉम द डिपॉजिटरीज, कि डिपॉजिटरीज के बिहाफ पर वो सिक्योरिटीज़ में डीलिंग कर सकता है, उसको विड्रॉ कर सकता है, सरेंडर कर सकता है। अब उसे क्या करना पड़ेगा और क्या काम होता है NSDL का कि हर एक इन्वेस्टर की होल्डिंग्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करना, उसकी सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करना। इफेक्ट सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सिक्योरिटीज़ में जो भी डीलिंग हो रही है उनकी प्रॉपर सेटलमेंट भी कौन करता है? NSDL के थ्रू सारी सेटलमेंट्स होती है। कैरी आउट सेटलमेंट ऑफ ट्रेड नॉट डन ऑन स्टॉक एक्सचेंज सच दैट ऑफ मार्केट ट्रेड्स, कि अगर स्टॉक मार्केट के थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू ट्रेडिंग नहीं हो रही, अगर कोई ऑफ मार्केट ट्रेडिंग है उसकी भी सेटलमेंट किसके थ्रू हो जाती है? NSDL के थ्रू हो जाती है। कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट्स एक्रूइंग ऑन द डिपॉजिटरी अकाउंट्स ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर जो उनके अकाउंट्स को कोऑर्डिनेट, उनके बेनिफिट्स को कोऑर्डिनेट भी कौन करती है? NSDL। नेक्स्ट हम लास्ट टॉपिक करेंगे इस चैप्टर का, दैट इज़ कि व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ NSDL, कि अगर हम सिक्योरिटी मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में अगर हम डीलिंग करें तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। फर्स्ट आता है आपका एलिमिनेशन ऑफ बैड डिलीवरीज, कि जो पेपर की बैड डिलीवरीज या पेपर की फॉर्म में जब हम डीलिंग करते थे पहले, तो उसके जितने भी कॉन्सिक्वेंसेज होते थे, जो प्रॉब्लम्स होती थी, उनको ख़त्म करने के लिए NSDL के थ्रू काम किया गया। NSDL helped in the elimination of bad deliveries since the securities are dematerialized, कि अब जो सिक्योरिटीज़ है वो डीमेटेरियलाइज या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हैं, तो पेपर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती थी अब वो नहीं होंगी, क्योंकि जो सारा काम हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहा है। सेकेंड, एलिमिनेशन ऑफ ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद फिजिकल सर्टिफिकेट्स, कि कई बार जो ऑनरशिप सर्टिफिकेट्स होते थे उनकी वो चोरी हो जाते थे या गुम हो जाते थे, तो इन प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने के लिए NSDL को बनाया गया। कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं होती, अगर हम पेपर्स के फॉर्म में काम कर रहे होते हैं तो उसके बाद स्टैंपिंग बहुत ज़रूरी होती है, बट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के थ्रू अगर हम काम करें तो कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं होती। द इन्वेस्टर्स डू नॉट हैव टू बियर एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस ऑन स्टैंप ड्यूटी, उनको कोई एक्सपेंसेस नहीं पे करने पड़ते स्टैंप ड्यूटी कराने के लिए। इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़, अब जो सिक्योरिटीज़ की जो ट्रांसफ़र है वो बहुत जल्दी हो जाती है, इमीडिएट ट्रांसफर्स होती है। अगर हम फिजिकली अगर हम सर्टिफिकेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट अगर हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में काम कर रहे हैं तो जो ट्रांसफ़र होता है सिक्योरिटीज़ को वो इमीडिएट होता है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है आपका? फास्ट सेटलमेंट साइकिल, जो सेटलमेंट साइकिल है स्टॉक एक्सचेंजेस की वो फास्ट है, वो T2 बेसिस को फॉलो करते हैं। T2 बेसिस में मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि जो आप ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें जो आपकी डिलीवरी है, जो सिक्योरिटीज़ की जो ट्रांसफ़र करना है, जो डिलीवरी करना है, वो विद इन 2 डेज़ होना चाहिए। T2 बेसिस को फॉलो करते हैं हम, T+2 बेसिस को, मीन्स जिस दिन आपने ट्रेडिंग करी है उसके विद इन 2 डेज़ सिक्योरिटीज़ को क्या किया जाएगा? डिलीवर किया जाएगा और ट्रांसफ़र किया जाएगा। नेक्स्ट, फास्टर डिसबर्समेंट ऑफ नॉन कैश कॉर्पोरेट बेनिफिट्स। अब जो कॉर्पोरेट सेक्टर जो इशूअर है अगर वो बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं, जैसे राइट इशू का, बोनस इशू का, अगर हम NSDL के थ्रू अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो सारे बेनिफिट्स डायरेक्टली किसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं? कि इन्वेस्टर के अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है रिडक्शन इन हैंडलिंग ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ पेपर्स, कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में काम कर रहे हैं तो हमें पेपर्स को संभालने की ज़रूरत नहीं है। पीरियोडिक स्टेटस रिपोर्ट, अब हर एक NSDL क्या करता है? हर एक क्लाइंट का, हर एक इन्वेस्टर का मंथली बेसिस पर रिपोर्ट देती है। तो इससे क्या हो रहा है कि एक इन्वेस्टर को अपनी होल्डिंग्स, अपनी ट्रांजैक्शंस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता लगती रहती है, मंथली सारी इन्फॉर्मेशन हर एक इन्वेस्टर के पास जाती है। नेक्स्ट एडवांटेज,
एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू चेंज ऑफ एड्रेस ऑफ इन्वेस्टर। अगर इन केस कि एक इन्वेस्टर का एड्रेस चेंज होता है तो उसको अलग अलग से जिस कंपनीज की सिक्योरिटीज में परचेज करी हुई है अलग अलग किसी भी कंपनी को उसको इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्टली किसको इन्फॉर्म करेगा, एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को सिर्फ उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र करना, ट्रांसमिट करना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इजी है इन कंपैरिजन टू फिजिकल सिक्योरिटीज़। नेक्स्ट आता है आपका ईजी इन पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग। मीन्स हर एक इन्वेस्टर को अपनी जिस भी सिक्योरिटीज़ में उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो सारे इन्फॉर्मेशन उनको एक ही जगह पर मिल जाती है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट आता है आपका सेफ्टी। अब सेफ्टी क्यों है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटी मार्केट में डील करना सेफली क्यों है, क्योंकि इनको रेगुलेट कौन करता है, सेबी रेगुलेट करती है, इसलिए सेफ्टी है। ये जो डीपीज को अपॉइंट किया जाता है इनको अपॉइंट कौन करता है, सेबी अपॉइंट करता है। डीपी कैन बी ऑपरेशनल ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन बाय सेबी। तो इसलिए हर एक इन्वेस्टर को क्या मिलती है, सेफ्टी मिलती है कि वो बहुत बिना किसी टेंशन के वो सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक आता है आपका फ्रीजिंग फैसिलिटी। अब यहाँ पर एक डिपॉजिटरी को, एक इन्वेस्टर को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर वो चाहे तो वो अपनी सिक्योरिटीज़ को जितने टाइम पीरियड तक चाहे तो वो अपने डीमैट अकाउंट को फ्रीज़ कर सकता है। मीन्स उसके अकाउंट में कोई भी डेबिट और क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन्स अभी नहीं होंगी। नेक्स्ट आता है आपका एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम रिलेटिंग टू सेलिंग सिक्योरिटीज़ ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। कि अगर हम एक गार्डियन के थ्रू अगर हम सिक्योरिटीज़ में डीलिंग कर रहे हैं तो उसको कोर्ट के थ्रू, कोर्ट में जाकर अगर उसको अपने डीमैट अकाउंट में कोई ट्रेडिंग करनी है तो उसको कोर्ट से प्रायर अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस। अगर किसी भी इन्वेस्टर को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। इन केस उनकी प्रॉब्लम्स डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से बिजनेस पार्टनर से सॉल्व नहीं होती तो एक इन्वेस्टर डायरेक्टली NSDL के रिलेशनशिप सेल में जाकर वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट आता है आपका इंश्योरेंस कवर। अब NSDL ने क्या ले रखा है, क्या इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है ताकि वो किसकी हेल्प कर सके, अपने डिपॉजिटरी बिजनेस पार्टनर्स की, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की हेल्प कर सके कि इन केस इन्वेस्टर्स को अगर कोई लॉस होता है ड्यू टू द एरर्स, कमीशन और अमीशन और नेग्लिजेंस की डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से कोई गलती हुई है ताकि वो उनके लॉस को इंडेमनीफाई कर सके। तो एक NSDL ने क्या लिया है, इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हर एक NSDL ने कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू वो काम करते हैं तो उन्होंने इतने अच्छे सिस्टम्स लिए हैं जिसमें बैकअप फैसिलिटी होती है। इन केस किसी मिस हैपनिंग की वजह से उनका डाटा अगर उड़ जाता है तो उन्होंने ऐसे सिस्टम्स को फॉलो किया हुआ है, ऐसे सिस्टम को यूज़ करें जिसमें क्या होती है, बैकअप फैसिलिटीज़ होती है। तो इन्वेस्टर्स का जो भी डाटा है, रिकॉर्ड है, वो कभी भी गुम नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। लास्ट पॉइंट आता है आपका डिजास्टर बैकअप साइट। अब हर एक NSDL का क्या बनाया गया है, डिजास्टर बैकअप साइट बनाया गया है। अब NSDL का मेन ऑफिस कहाँ है, मुंबई में है। उससे 175 किलोमीटर दूर एक डिजास्टर बैकअप साइट बनाई गई है जो क्या है, पूरी कंप्यूटराइज्ड है कि जितना भी बैकअप है एक NSDL का वो सारा बैकअप कहाँ पर है, उस डिजास्टर बैकअप साइट पर सेव्ड है। तो ये थे आपके एडवांटेजेस ऑफ NSDL। यहाँ से आपका चैप्टर होता है ख़त्म। ये था आपका चैप्टर 8 दैट इज़ NSDL।